हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं मनोज कुमार कुसमरिया आपके लिए कक्षा 11वीं से गणित विषय में लाया हूँ। माह अगस्त 2021 का ये टेस्ट पेपर जो अगस्त माह में होने जा रहा है। दोस्तों, इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को क्या कह रहा है। सही विकल्प चुनिए कि किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय है। तो दोस्तों, आपको बताना है रिक्त समुच्चय, एक समुच्चय, परिमित समुच्चय या सुपरिभाषित संग्रह नहीं। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए दोस्तों कि किसी कक्षा में सपोज दैट हम 11वीं पढ़ रहे हैं, तो हम 11वीं में मान लेते हैं कि कोई बच्चा जो होता है गणित में बुद्धिमान होता है, फिजिक्स में बुद्धिमान होता है, केमिस्ट्री में बुद्धिमान होता है, हिंदी में या फिर अंग्रेजी में हो सकता है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ बात करें तो ये सुनिश्चित नहीं है कि ये जो किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्र है वो किस विषय में बुद्धिमान है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब इसे हम हल करके देख लेते हैं कि यहाँ पर x ऋण 1 है। इसकी तुलना जब हम करेंगे तो यहाँ पर पहला अवयव कितना है, 3। यहीं से जब हल करेंगे तो x बराबर ऋण 1 का पक्षांतर कर देंगे तो 3 धन 1 यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 4। और आपके क्वेश्चन में बोला है कि x का मान होगा, तो दोस्तों x का मान कितना होगा, हमारा 1 होगा। इसी प्रकार ये थर्ड है, ये थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है 10 पाई/8 का मान। तो आप लोगों को इसे हल करना आना चाहिए कि ये 10 पाई का मान होता है 180 और बटे हो गया 8। इसको जब हम काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, बचिया 2 हो गया 20, 4 पंचे 20 यानी 10 कितना हो गया हमारा 45/2। अब दोस्तों, आपको ये फार्मूला मालूम होना चाहिए कि ये 10a/2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 - cos a अपान sin a। अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं a/2 है, तो ये a/2 a में बदल गया यानी a का मान यहाँ पर कितना है, 45 है। तो यहाँ पर हम हल करेंगे तो 1 - cos 45 बटे sin 45। जब इसे हम हल करेंगे तो 1 ऋण cos 45 का मान होता है 1/2 और sin 45 का मान भी होता है 1/2। तो हल करते हैं, जिसके बटे में कुछ नहीं तो हम दोस्तों 1 मान लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं तो कर्णी 2 आया। कर्णी 2 का 1 में गुणा करेंगे तो कर्णी 2 ऋण 1 एकम 1 और बटे हो जाएगा 1/2 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कर्णी 2 - 1। तो दोस्तों, यहाँ पर हम विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, सी विकल्प हमारा सही होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जब हम दोस्तों देखते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है कि i की घात 40 का मान। तो दोस्तों, आपको मालूम ये होना चाहिए कि i की घात 2 बराबर ये ऋण होता है, ऋण 1 होता है। अब इसी प्रकार i की घात जब हम 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा i का वर्ग इंटू i, यानी कहने का मतलब ये हुआ ऋण 1 गुणित i बराबर -i। इसी प्रकार हम i की घात जब 4 लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं i की घात 2 गुणित i की घात 2 यानी ऋण 1 गुणित ऋण 1 यानी कितना हो गया, 1 हो गया। जब हम इसे दोस्तों हल करते हैं तो हल करेंगे तो हम क्या देखते हैं, हल में देखेंगे कि i की घात हमारा कितना लिखा है 40। तो इसे हम जब हल करेंगे तो i की घात 4 की घात 10, तो 10 चौगो दोस्तों 40 हो जाएगा। जब इसे हल करा जाएगा तो i की घात 4 का मान देख लीजिए, हमने कितना निकाला है, 1 निकाला है। तो 1 की घात हमारा 10 हो गया यानी 1 की घात चाहे कुछ भी हो, जब इसे हम हल करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, 1 ही आता है। तो दोस्तों, ये जो 1 है हमारा कौन सा विकल्प होगा, तो ये हमारा विकल्प हो जाएगा दोस्तों कौन सा वाला, पहला वाला। तो ये पहला वाला इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, हम ये क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रिक्त स्थानों की क्या कीजिए, पूर्ति कीजिए कि x
यहाँ पर एक प्राकृत संख्या है तो 24 छोटा है, 24x छोटा है 100 का हल क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हम ये देखते हैं 24x छोटा है किससे, 100 के। अब इसको जब हम हल करेंगे तो x इज लेस देन 100 बटे कितना हो गया हमारा 24। अब देखो काटते हैं तो 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, बच गया 2, हो गया 20, 4 पंचे 20, यानी x छोटा है 25 बटे 6 के। अब इसे काट देते हैं, 6 कम 6, 6 चौक 24, बच गया यहाँ से 1, भागने आता दशमलव, उतार लाए शून्य। अब यहाँ से और इसे जब हम हल करेंगे तो हमने बोला था कि 6 चौक 24, बच गया 1, भागने आता दशमलव, उतार लाए शून्य। अब 6 कम 6, बच गया यहाँ से कितना दोस्तों 4, उतार लाए शून्य। तो यहाँ से हम 6 का पढ़ना ऐसा पढ़ते हैं कि 40 से ना बढ़े तो 6 6 36, फिर से बच गया 4 तो 6 6 36, तो 4.16 बचेगा, यानी x छोटा है 4.16 से। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वो 4.1 से छोटे, तो 4 से छोटा आपका कितना होगा 3 होगा, 3 से छोटा 2 होगा, 2 से छोटा आपका 1 होगा। और चूंकि यहाँ पर क्या बोला है प्राकृत संख्या, और आप जानते हो कि प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, 1 से प्रारंभ होती है, तो इसीलिए अब ये 4 से छोटा मान है तो यहाँ पर 4 भी हो जाएगा। ये रिक्त स्थान में दोस्तों ये समुच्चय के अंदर 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब ये हमारा रिक्त स्थान का पहला हुआ। इसी प्रकार हम ये जब दूसरा हल करते हैं तो दोस्तों यहाँ देखें ज़रा 5c2, तो इसके अनुसार दोस्तों चूंकि आप जानते हो कि इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ये सूत्र होता है NCR, ये बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो चूंकि यहाँ पर n बराबर आपका 5 है और r बराबर कितना है 2, जब इसे हम 5c2 को हल करेंगे तो इस फार्मूले के अनुसार फैक्टोरियल ये 5 हो गया, फिर r का मान आपका कितना हो गया फैक्टोरियल 2 हो गया, और इनटू फैक्टोरियल n का मान हो गया हमारा 5 और माइनस r का मान कितना हो गया 2। तो इस प्रकार इसे जब हम हल करके तो फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 में से 2 गया तो 3, जब हल करते हैं तो यहाँ से फैक्टोरियल का हल करते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल कितना हो गया 3 और बटे यहाँ से फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, तो 3 से 3 कट गया दोस्तों, तो 5 गुणित 4 बटे 2 गुणित 1, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 5 गुणित 2, यानी बोले तो हमारा क्या हो गया 5 दूनी 10, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ बोल रहा है कि यदि समुच्चय A और समुच्चय B समान समुच्चय है, यानी कहने का मतलब यदि कोई समुच्चय A है, मान लीजिए इसमें यदि A में 3 अवयव है तो B में भी कितने अवयव होंगे 3 अवयव होंगे, तो उनमें अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों A में भी 3 है, B में भी 3 है, मतलब 3 है, यानी जब समान अवयव हो तो उनमें अवयवों की संख्या भी कैसी होती है समान होती है। ऐसे समुच्चय आपके समान समुच्चय कहलाते हैं। तो दोस्तों इसमें रिक्त स्थान में कितना आ जाएगा समान आ जाएगा। अब ये साइन हमारा कितना लिखा है 15, इसको अपने को हल करना है दोस्तों। तो साइन 15 को जब हम हल करेंगे तो आपको यहाँ पर जब हल करना है तो इसे जब हल करोगे दोस्तों तो हल करेंगे तो हम इसे पूर्ण जो थीटा वाले मान हैं उसमें हल कर लेंगे। जैसे कि हमने साइन, अब साइन में हम क्या कर लेते हैं, जैसे सपोज दैट आप या तो 45 30 में तोड़ सकते हो या फिर 60 45 में तोड़ सकते हो। सपोज दैट हम यहाँ पर 60 में से ऐसा क्या घटाएं कि 15 आ जाए, तो 60 में से हम 45 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15, ऐसा हल कर सकते हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि साइन a माइनस बी बराबर ये होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन b। अब यहाँ पर देख लें a बराबर हमारे का 60 अंश है, b बराबर यहाँ पर हमारे पास 45 अंश है, मान रख देते हैं तो साइन 60 माइनस 45 अंश ये बराबर
साइन, अब देखो a का मान हमने कितना रखा है 60 रखा है, इंटू कॉस b का मान हमने कितना रखा है 45 रखा है, और माइनस कॉस a का मान हमने 60 रखा है, और इंटू b का मान हमने कितना रखा है 45 रखा है। तो साइन ये हमने 45 अंश रख दिया। इसे हम कल हल कर लेते हैं। तो साइन 60 का मान होता है करनी 3/2 गुणित 45 का मान होता है 1/2 ऋण कॉस 60 का मान होता है 1/2 गुणित साइन 45 का मान होता है 1/2। जब इसे हम हल करेंगे अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, तो करनी 3/2 करनी 2 माइनस यहाँ पर हल करेंगे 1/2 करनी 2। दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, तो 2 करनी 2 हल करते हैं तो करनी 3 ऋण 1। तो यही हमारा दोस्तों किसका मान होगा, साइन 15 का मान होगा। यहाँ पर जो रिक्त स्थान हमको दिया था कि साइन 15 का मान कितना होगा, तो दोस्तों साइन 15 का मान हमारा होगा करनी 3 ऋण 1/2 करनी 2। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे हम हल करेंगे। तो जब हल करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या देखना होगा, क्वेश्चन 3 को जब हल करेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा कि z बराबर 1 + i करनी 3। इसको हमको कौन से रूप में लिखना है दोस्तों, ध्रुवीय रूप में लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि z बराबर क्या होता है x धन i y, ये सम्मिश्र संख्या है, और इसके बराबर हमने लिख दिया 1 धन i करनी 3। तो तुलना करने पर, यानी हम जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, हम यहाँ पर सरल रूप बता रहे हैं कि पहला पद यहाँ x है और यहाँ पहला पद कितना है 1, तो x बराबर हमारा कितना हो गया 1। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ दूसरा पद i y है और यहाँ दूसरा पद i करनी 3 है, तो जी i से i कैंसिल कर देंगे तो y बराबर करनी 3। अब चूंकि ध्रुवीय रूप में हमको कोणांक यानी थीटा की आवश्यकता होती है, मापांक यानी r की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हम यहाँ से tan थीटा का मान निकालते हैं, और tan थीटा बराबर हमारा हो जाता है y/x। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम मान रख देते हैं कि tan थीटा बराबर y का मान हो गया हमारा करनी 3, और x का मान हमारा कितना है, तो x का मान है 1, यानी tan थीटा बराबर करनी 3। अब मुझे ये बताइए दोस्तों कि अब tan थीटा में करनी 3 किसका मान होता है, तो tan थीटा में करनी 3 60 अंश का मान होता है। ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। जब आप इसे रेडियन में बदलोगे दोस्तों, तो रेडियन में जब आप बदलते हो तो r बराबर c इंटू π/180 अंश होता है। यहाँ पर c का वैल्यू देख लीजिए आप कितना निकला है 60 निकला है, इसलिए हमने 60 गुणित π/, कितना लिख दिया 180। अब इसे काटेंगे 1 शून्य से 1 शून्य, 6 से 6 कम 6, 6 तिया 18, यानी हमारा क्या हो गया रेडियन में मान π/3। तो हम अंश में ना लिखकर इसे काय में लिख देंगे दोस्तों रेडियन में, तो रेडियन में हमारा हो गया π/3। अब हम r का मान निकालेंगे। r यानी यहाँ पर मापांक होता है, इसका वैल्यू होता है x का वर्ग धन y का वर्ग, यानी r बराबर रूट ऑफ, अब x का वर्ग देखिए, x का वर्ग का मान यानी x का मान कितना है 1, तो हमने लिख दिया 1 का वर्ग धन y का मान कितना है हमारा करनी 3, तो हमने भी लिख दिया करनी 3 का वर्ग। यहाँ से वर्ग से करनी कैंसिल हो जाएगी, यानी r बराबर हमारा हो जाएगा 1 का वर्ग 1 होता है और ये 3 हो गया, यानी r बराबर करनी के अंदर 4, और r यानी 4 कितना का वर्गमूल होता है 2 का होता है। इस प्रकार हमारा r भी आ गया और थीटा भी आ गया। अब इसका हमको दोस्तों ध्रुवीय रूप लिखना है, तो हमें मालूम है कि x धन i y का ध्रुवीय रूप ये होता है दोस्तों r कोष्टक में cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो अब x की जगह में हम रख देते हैं 1 + i करनी 3 का ध्रुवीय रूप। तो यहाँ पर r का मान हमारा 2 आ गया, हम कोष्टक में लिख देंगे cos, और थीटा का मान हमने रेडियन में निकाला है, कितना निकाला है दोस्तों π/3, तो हमने ये लिख दिया π/3 + i sin, ये भी हो जाएगा π/3।
3 और यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 1 धन I करनी 3 का ध्रुवीय रूप हो गया। ये दोस्तों हमने कोशिश करी है कि ये सरल से सरल तरीका आप लोगों को बताया जाए। अब दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर हम 4 लिख रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि sin 3x धन sin 2x माइनस sin x बराबर 4 sin x cos x बटे 2 इंटू cos 3x बटे 2। तो ऐसी स्थिति में जब हम हल करेंगे दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हमने ऐसा डैश कर दिए। अब इसका जब हम हल लिखेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा कौन सा साइड लेने पर, LHS लेने पर। तो जैसे ही हम दोस्तों LHS लेंगे तो यहाँ देख लीजिए क्या है, sin 3x धन sin 2x माइनस sin x। अब हम क्या करते हैं दोस्तों कि ये ऐसे पदों का जोड़ा लेते हैं कि जिनको जोड़ें तो एक सम संख्या आए और घटाएं तो भी सम संख्या आए। तो इसीलिए हम ले लेते हैं sin 3x माइनस sin x और धन ये साइन कितना हो गया हमारा 2x। और चूंकि दोस्तों आप लोगों को फार्मूला यहाँ पर बताना होगा कि साइन c माइनस साइन d ये बराबर क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों 2 cos c प्लस d अपान 2 इंटू साइन c माइनस d अपान 2। और दूसरा फार्मूला हमारे यहाँ दोस्तों कि साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये होता है। तो अब यहाँ पर देखें दोस्तों कि c बराबर हमारा कितना है, 3x है और d बराबर कितना है, तो ये d बराबर हमारा कितना है, x है। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करते हैं दोस्तों। तो देख लीजिए इसके अनुसार ये दो पदों में जब फार्मूला लगाएंगे तो साइन c का मान कितना है 3x, तो ये हो जाएगा 2। अब cos है तो cos लिख दिया हम ना, और 3x धन x बटे कितना हो गया 2, इसको कोष्टक में लिख देते हैं और इनटू साइन। अब यहाँ देखो साइन c माइनस डी, तो यानी c का मान कितना हो गया 3x और माइनस d का मान x और बटे 2 हो गया। और धन यहाँ पर साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x। हल करते हैं तो ये हो गया 2 कॉस, 3 और 1 4, और 4 से 2 कटेगा तो कितना बचेगा 2x बचेगा, इनटू ऐसे ही यहाँ पर चलते हैं साइन 3 में से 1 गया तो 2 बचा और 2 से 2 कट गया तो x बचा, धन ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 2 दोनों में है और साइन x भी है, तो हम क्या करते हैं 2 साइन x यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हम 2 साइन x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से cos 2x बचेगा, धन अब यहाँ से 2 साइन x हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा दोस्तों cos x बचा। अब यहाँ से देख लें दोस्तों, ये हो गया 2 साइन x। अब यहाँ पर ये देखें दोस्तों कि यहाँ पर ये जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो चूंकि cos c प्लस cos d ये बराबर, अब देखना बाजू में जगह नहीं है हमारे पास तो हम फार्मूला नीचे बता दे रहे हैं 2 cos c प्लस d अपान 2 और इनटू cos c माइनस d अपान 2, और ये कोष्टक हमने बंद कर दिया। यहाँ पर c कितना है दोस्तों, तो c है हमारा 2x और d कितना है दोस्तों, तो d बराबर हमारा x है। तो यहाँ फार्मूला यूज़ करते हैं तो 2 हो गया। अब देखो cos है तो cos लिख दिया हमने। अब यहाँ c का मान 2x है तो 2x धन, अब d का मान कितना है x है, ये x और बटे कितना लिख दिया हमने 2 इनटू, अब यहाँ पर देखो cos है तो हमने भी लिख दिया cos। अब c का मान देखो कितना है 2x है और माइनस d का मान कितना है x है और बटे कितना हो गया हमारा 2। चलिए हल करते हैं। ये 2 साइन x इंटू 2, अब cos 2 और 1 कितना हो गया 3x बटे 2 इंटू cos 2 में से 1 गया तो x बटे 2।
अब ये 2 का गुणा 2 में कर देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 साइन x हो गया। अब कॉस 3x/2 इंटू कॉस x/2, यही हमारा कौन सा साइड आ गया, ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे, ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का हम हल देखते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि एक विद्यालय में 20 अध्यापक है जो गणित और भौतिकी पढ़ाते हैं, इसे 12 गणित पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं दोस्तों कि माना गणित पढ़ाने वाले तो मान लिया हमने, माना गणित पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या ये हमने मान लिया NM मैथ्स। और कितने लोग पढ़ा रहे हैं दोस्तों, 12 पढ़ा रहे हैं, तो हमने भी लिखा 12। फिर यहाँ दूसरी चीज़ देख लीजिए दोस्तों, भौतिकी है। तो भौतिकी यहाँ पर हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि कोई नहीं पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर हमने लिखा तथा भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या, तो NP बोलेंगे हम, ये हमारा अज्ञात है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो दोस्तों कि 4 भौतिकी और गणित, तो कभी भी क्वेश्चन में आपके लिए और आए तो हमेशा याद रखना कि ये सर्वनिष्ठ है, दोनों की बात हो तो सर्वनिष्ठ है। तो हम लिखेंगे कि भौतिकी तथा गणित दोनों पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या तो इसे हम दोस्तों लिखेंगे N, ये मैथ्स का और फिजिक्स का सर्वनिष्ठ है। और कितने लोग हैं यहाँ पर, 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। और चूंकि विद्यालय में कितने हैं, 20 है, तो कुल मिलाकर ये अध्यापकों का क्या है, संघ है। और कौन कौन से विषय पढ़ाने वाले अध्यापकों का संघ है, ये भौतिकी और गणित पढ़ाने वाले अध्यापकों का संघ है। यानी हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे N, मैथ्स और फिजिक्स का ये संघ है। कितने का संघ है, 20 अध्यापकों का संघ है। और चूंकि हम जानते हैं कि अब सूत्र क्या होता है दोस्तों, ये होता है N M संघ P बराबर NM धन NP ऋण NM सर्वनिष्ठ P। तो यहाँ पर देख लीजिए संघ का मान 20 है बराबर मैथ्स कितने पढ़ा रहे हैं, 12 पढ़ा रहे हैं, 12 रख दिया हमने। यहाँ फिजिक्स का अज्ञात है तो हमने NP कर दिया, माइनस यहाँ पर दोनों पढ़ाने वाले कितने हैं, 4 हैं, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब 20 बराबर, अब 12 में से 4 जाता है तो कितना हो गया, 8 धन ये हो गया NP। अब यहीं से हम ये NP का मान निकाल लेते हैं, 8 का कर देते हैं पक्षांतर, तो 20 माइनस 8, तो हमारे पास बच गया 12 बराबर NP। यानी हमने पहले लिख दिया NP बराबर 12। अतः फिजिक्स पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या कितनी है, 12। तो हम लिख देते हैं अतः भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या 12 होगी। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम डैश डैश कर देते हैं, इसका हल लिख देते हैं।
अब हम इसका डायरेक्ट हल लिख देते हैं कि इलाहाबाद, तो हमने लिखा ये शब्द इलाहाबाद में अक्षरों की संख्या, तो देखिए दोस्तों अक्षरों की संख्या टोटल कितनी है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। अब अक्षर ए की पुनरावृत्ति की संख्या, अब देखें जरा कि जो ए आया है वो कितने बार आया है 1 2 3, ये हमने लिख दिया 4, तो चाहो तो आप इसे क्यों लिख सकते हो। इसी प्रकार अक्षर यहाँ एल देख लेते हैं दोस्तों, तो एल की पुनरावृत्ति की संख्या, अब देखो इसे हम आर से व्यक्त कर देते हैं, तो एल कितने बार आया है यहाँ पर 2 बार आया है, अतः इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या, ये बराबर फार्मूला होता है दोस्तों फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r। अब 2 की आवृत्ति है इसलिए फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r करती है। 3 की आवृत्ति होती तो एक शब्द हम और जोड़ देते हैं फैक्टोरियल p। तो यहाँ पर चूंकि n बराबर कितना है दोस्तों 9 है, चाहो तो आप हम इसमें 9 लिख सकते हैं। अब q बराबर कितना है 4 और r बराबर कितना है 2, तब बराबर के नीचे बराबर कर देंगे तो फैक्टोरियल 9 बटे फैक्ट करते हैं दोस्तों। तो इसको हल करेंगे तो 9 गुणित 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित फैक्टोरियल हमने 4 लिख दिया और बटे में हो जाएगा ये फैक्टोरियल 4 गुणित, अब इसे हल कर देते हैं 2 गुणित 1, ये फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4, ये 2 एकम 2 और 2 चौके 8। अब यहाँ से हल करते हैं दोस्तों, 9 चौक 36 हो गया गुणित 7 छिंग 42 हो गया और गुणित हमारा कितना बचा 5 बचा। अब दोस्तों ये 36 और 42 को जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1512 और गुणित कितना हो गया ये 5। हल करते हैं, 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6, 25 का 5 हासिल का 2, 5 एकम 5 और 2 7। यानी कुल मिलाकर आप लोगों को जब इसमें आंसर बताना होगा तो इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या कितनी होगी भाई 7560, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों हमने आपके लिए ये जो मासिक टेस्ट है जो अगस्त माह में आपके होने जा रहे हैं उसको हल करने की कोशिश की है और आसान तरीका बताया है। अब हमारी इस कोशिश से आप अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर पाओ, इसी आशा के साथ सहारा कोचिंग क्लासेस में मैं मनोज कुमार कुसमरिया आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्तों यदि आपको ऐसा लगता हो कि हमने आपके लिए सच में मेहनत की है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।